Good evening, class. In the previous class of your chemistry, we have completed the ideal gas equation and Delta's law of partial pressure. And I have asked all of you to please read the theory from the NCERT book or the refresher, whichever you are using, and hope that topic is clear to all of you. So today we are going to start our new topic, that is Graham's law of effusion and diffusion. Okay. So first of all, let me make you clear that topic is not given in your NCERT book. ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, रिफ्रेशर्स में दिया गया होगा. सो इट माइट बी चांसेस कि एग्जाम में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. सो प्लीज क्लियरली नोट डाउन दिस टॉपिक इन योर फेयर कॉपी ऑल्सो. सो अवर टॉपिक इज ग्राहम्स लॉ. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन. ये कॉमन फिनोमिना है, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन. यूजुअली क्या होता है कि जस्ट सपोज कि एक बैलून है, ठीक है, एंड सडनली क्या होता है कि किसी किसी बैलून में ऑलरेडी जब हम उसको फुलाते हैं और वी ब्लो एयर इनसाइड इट, व्हाट हैपेंस, देयर इज अ स्मॉल होल. ठीक है, कभी कभी क्या होता है इसमें स्मॉल होल होता है जिससे गैस क्या होती है, धीरे धीरे आउट होती है. इससे गैस क्या होती है, धीरे धीरे आउट होती है. या फिर सिंपल सी बात है कि किसी इसमें एक बॉटल ले लिया आपने एंड एक बॉटल में छोटा सा होल कर दिया या इसका ढक्कन ओपन कर दिया, तो धीरे धीरे गैस क्या होगी, रिलीज होगी. इसके मॉलिक्यूल्स को धीरे धीरे टाइम मिलता है बाहर निकलने के लिए. तो जब गैस मॉलिक्यूल्स टाइम टेक करके बाहर आती है, सडनली बाहर नहीं आएगा. क्या होगा, टाइम टेक करके बाहर आएगा कि थोड़ा टाइम ले रहा है कि ये बैलून सडनली तो एकदम ब्लॉक नहीं हो जाता है. ठीक है, कि आप क्या करते हो, जब किसी बैलून को टंगा देते हो गैस फुला के उसके अंदर, तो धीरे धीरे छोटा होने लग जाता है साइड में. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इफ्यूजन. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इफ्यूजन बोलते हैं. कि जब गैस ब्लो आउट करे स्लोली एकदम तुरंत फास्टली नहीं आ जाएगा या सडन नहीं हो जाएगा. तो जब स्लोली गैस क्या हो, किसी होल से या किसी पॉइंट से बाहर निकल रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इफ्यूजन बोलते हैं. जबकि डिफ्यूजन क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम इस पे सुई लगा देते हैं या समथिंग भी, अगरबत्ती हम लोग क्या करते हैं, बर्थडे के लिए फोड़ने के लिए हम चाकू का यूज कर लेते हैं या मोमबत्ती का यूज करते हैं, तो सडनली क्या होता है, ये बैलून बर्स्ट हो जाता है और पूरी की पूरी गैस एक साथ बाहर आ जाती है. पूरी की पूरी गैस क्या होती है, एक साथ बाहर हो जाती है. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन. सो व्हेन द गैस फ्लोज आउट सडनली एट अ टाइम, सडनली जब फ्लो होने लग जाए तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं. एंड व्हेन द गैस फ्लोज पार्शियली और बाय टेकिंग टाइम स्लोली सो इट नोन एज इफ्यूजन. ठीक है, तो ग्राहम्स ने इसकी डेफिनेशन दी थी, डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों प्रोसेस तो वही है कि गैस का बाहर आना है. लेकिन इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन में सडन ब्रस्ट होता है कि एक जर्नी लाए आपने कांच की और कांच की जर्नी को तोड़ दिए, तो उसके अंदर जितना भी सब कुछ होगा वो सडनली टूट जाएगा. ठीक है, और अगर हम उस जर्नी में अचार भर के रखें और धीरे धीरे हम एक एक करके रोज खाते रहें, तो जब स्लोली उसको खाली कर रहे हैं तो इफ्यूजन. एंड सडनली वो जर्नी अगर गिर जाए या वो बर्नी अगर गिर जाए, कांच की जार गिर जाए, तो सडनली क्या होगा, पूरा का पूरा उसके अंदर जो भी अचार रखा था वो पूरा बिखर जाता है जमीन पर. उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं. तो जब इसके बारे में स्टडी किया गया तो रेट ऑफ इफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है दोनों सेम ही है, कोई अलग नहीं होता है इनका. तो जो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ हम लोग इफ्यूजन बोलते हैं, वो जो होता है वॉल्यूम आउट अपॉन टाइम टेकन, कि कितना वॉल्यूम आउट हुआ और कितना टाइम टेकन हुआ. तो रेट ऑफ इफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन दोनों को इसी वे पे कैलकुलेट किया जाता है. एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होता है आर, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन आर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस. ठीक है, क्या लिखा जा सकता है, डी क्या है, डी है डेंसिटी ऑफ द गैस. ठीक है, तो उन्होंने ग्राहक्स ने ये कॉन्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस के बराबर होता है, यानी इसके अपोजिट होता है. तो जस्ट सपोज कि दो गैसेस निकल रही हैं किसी पॉइंट से, ठीक है, और दोनों का गैस अलग अलग है, तो दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, अलग अलग होगा. तो जब मैं R1:R2 कैलकुलेट करता हूं तो वो आता है √/d2/d1 आता है. ठीक है, ये हमको मिलता है. लास्ट क्लास में हमने डेंसिटी और एक डेंसिटी का एक फॉर्मूला निकाला था, वो था P × M/R × T. ये डेंसिटी थी रो.
ठीक है, डेंसिटी को हमने रो से डिनोट किया था या फिर इसको हम स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं, दोनों में से कोई भी सही है। तो डेंसिटी क्या है, मास यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी क्या है, मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके यानी d1 अपॉन d2, यदि d2 अपॉन d1 में कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो ये m2 अपॉन m1 के बराबर आएगा। अगर मान लो मैं यहाँ d1 रख दिया p1 m1, r तो सेम है t1, और d2 रख दिया p2 m2, ये मान लीजिए कि उस केस में प्रेशर और टेम्परेचर मेरा इक्वल है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर d1 इज इक्वल टू m1 अपॉन p m1 rt एंड d2 इज इक्वल टू p m2 rt। जो सब कुछ कैंसिल हो जाने के बाद m2 अपॉन m1 बचेगा। तो इस r1 इज टू r2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, वो भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें ये भी लिख सकते हो कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो फिर से डिफ्यूजन और एफ्यूजन में क्या था, डिफ्यूजन में क्या था, सडनली ब्लास्ट होकर के गैस पूरी की पूरी एट ए टाइम पे ही बाहर आउट आ जाती है, बाहर हो जाती है। और एफ्यूजन के केस में क्या है कि गैस स्लोली किसी पॉइंट होल से या किसी पॉइंट पोर से या वैकेंट स्पेस से बाहर आती है। ठीक है, सेकेंड हमने क्या पढ़ा, सेकेंड हमने पढ़ा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है या रेट ऑफ एफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस के बराबर होता है, रूट स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस। सो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू d2 अपॉन d1 और r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 होता है। तो इसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कई सारे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करके रखिएगा। नाउ मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक of your state of matter chapter 5, that is kinetic molecular theory of gases. Kinetic molecular theory of gases। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें उन्होंने गैसेस के बारे में स्टडी किया और कुछ पॉइंट्स दिए। तो वो पॉइंट्स कैसे थे, चलिए थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इनका जो था वो था कि अगर किसी कंटेनर में, पहला था कि अगर किसी कंटेनर में गैस स्टोर्ड है, ठीक है, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम कौन ऑक्युपाई करता है, गैस ऑक्युपाई कर लेता है। वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय गैस। आप लोग इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिएगा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसको पॉइंट बाय पॉइंट हम समझते जाएंगे, तो आपके लिए भी इजी होगा और मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। सो ऑक्युपाइड बाय द गैस एंड गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गैस जो है मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अगर एक बड़ा सा कंटेनर है या एक बड़ा सा रूम है जो कि वैकेंट है, तो पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है या पूरा का पूरा जो स्पेस है वो गैसेस के द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है। और गैसेस जो बने हुए मॉलिक्यूल्स है, तो पूरा का पूरा कौन ऑक्युपाई किया हुआ है, मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई किए हुए हैं। सो तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो, गैस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गैसेस जो है सैकड़ों मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, इज नेग्लिजिबल। यानी इसकी बात ये बोलना चाहता है कि जैसे कि सिंपल से अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, मुझे पता है 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन तो मुश्किल से चुटकी भर भी नहीं आएगा, एक चुटकी भी ले लिए तो 2 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा, तो वो भी नहीं होता है। यानी उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। यानी कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस के हिसाब से, एक रूम के हिसाब से जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है।
ठीक है। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो उसमें एक सेकंड पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट ये है कि वॉल्यूम जो गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा है, ये तो मैं कहता हूं जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम होगा, श्योर, लेकिन गैस किससे बना है? मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट इसमें ये बोलना चाहता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज एट रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, वो कभी रेस्ट में नहीं होते हैं, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते हैं? ट्रेवल करते रहते हैं। अगर आपने जितनी भी गैस मॉलिक्यूल्स को रूम में लाके छोड़ दिया तो वो कहीं पे भी स्टे करके बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि यदि गैस के पास प्रॉपर्टी होती स्टे करने की तो इतनी हवा नहीं चलती ना, और हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती, क्योंकि हमें ऑक्सीजन को ढूंढना पड़ता कि कहाँ ऑक्सीजन है और हमें सांस लेना है। तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में होते हैं, कभी भी रेस्ट में नहीं होते हैं। तो फिर से तीनों पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि कंटेनर गैस स्टोर्ड वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय गैस एंड द गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी अगर कोई खाली कंटेनर है तो पूरा का पूरा वॉल्यूम गैस ऑक्युपाई करके बैठा है, और गैस जो होता है मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है। सेकंड पॉइंट, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द रूम कंप्लीटली नेग्लिजिबल होता है। थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज एट रैंडम मोशन, वो कभी भी एक साथ नहीं रुकते हैं। फोर्थ पॉइंट, मॉलिक्यूल्स के बीच में जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मॉलिक्यूल्स जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्थ पॉइंट क्या है? जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, ठीक है। क्योंकि जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तभी तो एक दूसरे को क्या करते हैं? टकरा के चले जाते हैं, कभी रुकते नहीं है। क्योंकि अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो कई सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर के एक हैवी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते, और हैवी मॉलिक्यूल्स होने के बाद वो सेटल डाउन हो जाते। तो उनके बीच में जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या जीरो नहीं बोल के आप बोल सकते हो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज एट रैंडम मोशन, तो हमने पढ़ा है, यानी मॉलिक्यूल्स ऑलवेज ट्रेवल इन एन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ट्रेवल इन एन स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं अनटिल एंड अनलेस, और हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की कोशिश करते हैं वो लोग अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई दूसरा पार्टिकल आकर के उसके साथ कोलाइड ना कर जाए, या फिर जब तक वो बॉल के कंटेनर ऑफ द बॉल से क्या करे? कोलाइड करके वापस नहीं आ सकते, ठीक है। स्ट्रेट लाइन अनटिल अनलेस इट कोलाइड्स विथ another molecule और वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर। तो ये फिफ्थ पॉइंट था हमारा कि वो हमेशा कोलाइड करते रहते हैं, यानी वो हमेशा रैंडम मोशन में जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं तो देखते हैं। जस्ट सपोज कि ये कंटेनर है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, हमेशा स्ट्रेट लाइन में, इन डिफरेंट पाथ, कभी इनकी पाथ सेम नहीं होती है। अब ये तब तक ट्रेवल करते रहेंगे जब तक कोई दूसरा आकर के कोलाइड नहीं कर जाए, क्योंकि जैसे मान लो ये भी यहां तक पहुंचा, ये भी यहां तक पहुंचा, और दोनों कोलाइड हो गए तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो अनटिल एंड अनलेस इट कोलाइड्स विद द अनदर मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, और वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी फिर कंटेनर के वॉल से जब तक ये टकरा करके वापस नहीं आ जाते। सिक्स्थ पॉइंट है कि इनका जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है इनके बीच में, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि वहां पे एनर्जी लॉस जो है वो जीरो है, एनर्जी लॉस जो है वो जीरो है। भले एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट उनके बीच में जो एनर्जी लॉस होगी वो जीरो होगी। कैसे? कि एक मॉलिक्यूल यहां से आ रहा है, एक मॉलिक्यूल यहां से आ रहा है, दोनों टकराए और फिर दोनों अपने अपने डायरेक्शन में चल दिए। यहां पे क्या होगा? अगर मान लो कि ये 30 किलो जूल एनर्जी से ये 30 जूल की एनर्जी से आ रहा था, ये 20 जूल की एनर्जी से आ रहा था, ठीक है। टकराने के बाद हो सकता है एनर्जी ट्रांसफर हो या एनर्जी ट्रांसफर नहीं भी हो,
ठीक है, यानी यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होगा। टोटल एनर्जी 50 जूल था, वो मान लो कोलाइड करने के बाद इसके पास 40 जूल एनर्जी हो गई और उसके पास 10 जूल एनर्जी हो गई, या ऐसा भी हो सकता है इसके पास 30 रहे, इसके पास 20 रहे, तो टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, वो कभी भी नहीं बदलेगी। यानी इलास्टिक कोलिजन वही कोलिजन होते हैं जहां पे एनर्जी लॉस जीरो होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है पर लॉस नहीं होगा। तो ये था हमारा 6th पॉइंट कि इनके बीच में जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, ये अपनी एनर्जी कभी भी लूज नहीं करते हैं, सिर्फ ट्रांसफर करते हैं। कि ऐसा नहीं हो कि दो मॉलिक्यूल्स टकराए, 50 जूल टोटल एनर्जी थी, टकराने के बाद 40 जूल एनर्जी हो गई, तो ऐसा कभी नहीं होगा। एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, 6th पॉइंट, 7th पॉइंट था molecules always possess kinetic energy. Molecules always possess kinetic energy टू ट्रेवल। ठीक है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी रहती है ट्रेवल करने के लिए। अब हर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जो होती है अलग अलग होती है, कभी किसी के पास भी एनर्जी सेम नहीं होगी। क्यों? अगर मान लो आपने एक साथ बहुत सारे पार्टिकल्स को छोड़ दिया जिनके पास सेम एनर्जी थी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वॉल ऑफ कंटेनर से टकराने के बाद या आपस में टकराने के बाद, एनर्जी लूज करने के बाद या एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद उनकी एनर्जी क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितनी कम एनर्जी उतनी कम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में रिलेशन तो हमको पता है, तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा वेलोसिटी और जितनी कम काइनेटिक एनर्जी उतनी कम वेलोसिटी। तो कोलिजन के बाद से क्या होता है कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी तो रहती ही रहती है, तभी तो ये क्या करते हैं, कांस्टेंट रैंडम मोशन करते रहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर सकते हैं। पर इनके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो हर किसी के पास सेम नहीं होती है। ठीक है, हर किसी के पास सेम बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे कि कोई भी एग्जाम आप देते हो, ठीक है, तो अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो इतना तो श्योर है कि 40 में से 35 स्टूडेंट के मार्क्स बिल्कुल डिफरेंट ही आते हैं, या हो सकता है 40 के 40 लोगों के मार्क्स अलग अलग आए। क्यों? क्योंकि 40 के 40 के लिखने का तरीका अलग है, दोनों सबकी स्टडी करने का तरीका अलग है। तो उसी तरीके से हर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है, तो किसी के पास भी काइनेटिक एनर्जी सेम कभी भी नहीं होती है। तो इस बेसिस पे टोटल 3 टाइप की वेलोसिटीज इसके बारे में स्टडी किया गया। यहां तक था आपका मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी। थोड़ा सा और इसमें है जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मॉलिक्यूल्स पोसेस 3 टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। आप लोग ये लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स पोसेस 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो पहला है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, जिसका जो डेरिवेशन है आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि जो बी एवरेज होता है, यदि एवरेज वेलोसिटी जो होती है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 8RT अपॉन पाई एम और रूट ओवर 8PV अपॉन पाई एम, इसके बराबर होता है। ठीक है, ये एम है, स्मॉल एम। ठीक है, सेकेंड है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि जैसे हम क्लास में सबका एवरेज मार्क्स निकाल लेते हैं कि हाँ ये इतना एवरेज मार्क्स आ रहा है, वही एवरेज स्पीड कहलाता है कि हर पार्टिकल के पास इतनी स्पीड हो सकती है, ये एवरेज एक एस्टिमेशन करती है। एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं URMS, ये है होता है रूट ओवर 3RT अपॉन कैपिटल एम और रूट ओवर 3PV अपॉन कैपिटल एम। और थर्ड होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी मैक्सिमम लोगों के पास यही रहेगा। जैसे कि हम किसी एग्जाम में प्रेजेंटेशन करते हैं, यदि मैक्सिमम बच्चों के 60 to 80 के बीच में है तो हम बोलते हैं कि हाँ हमारे क्लास के बच्चे 60 to 80 तक लाने की बहुत ज्यादा काबिलियत रखते हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबल कहलाता है, जहां से ज्यादातर लोगों के मार्क्स उस बीच में आ रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसको हम लोग लिखते हैं UMS, एंड दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 2RT अपॉन एम, 2RT अपॉन एम कैपिटल एम है और रूट ओवर 2PV अपॉन कैपिटल
m के बराबर होता है। तो ये 3 फॉर्मूले आप लोग को अच्छे से याद रखने हैं। इसका डेरिवेशन आप लोग के सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में ये दिया भी नहीं गया है, आपको रिफ्रेशर में मिलेगा, तो आपको याद रखना है कि कैसे कैसे हमको करना है। तो मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है ना, मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी किसी की भी सेम नहीं होती है, यानी किसी की भी वेलोसिटी क्या होगी, सेम नहीं होगी। तो उस बेसिस पे 3 टाइप्स की वेलोसिटीज के बारे में पढ़ा गया, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो जब हम तीनों का रेशियो निकालते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी is to ratio is to u average is to u रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो होता है 1:1.128 is to 1.224 के बराबर होता है, ठीक है। एंड किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी दी जाती है वो 3/2 kT के रूप में दिया जाता है, 3/2 kT, जहां पे ये वाला जो k है उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है, जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2 kT, यानी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उतनी ज्यादा क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो क्लास ये टॉपिक जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा आगे आने वाला टॉपिक्स आपको भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आगे आने वाला टॉपिक जो है आपका वो आइडियल एंड रियल गैस है, एंड साथ ही साथ है आपका वैन डर वाल्स इक्वेशन, ठीक है। वो हमको आगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करना है, एंड इस टॉपिक के बाद आपका गैस लॉ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें लिक्विड स्टेट्स के बारे में स्टडी करना रहेगा। तो क्लास रीड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क मी। सो take care of it and take care of you.